सबसे पहले बात करते हैं मौसम में इस बार दिखे बड़े बदलाव की। बड़ा बदलाव इस बार मौसम में दिखा है। अक्टूबर में भी बारिश से आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर में जबरदस्त ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग का ये मानना है कि शीतलहर का प्रकोप अगले कई दिनों तक रहने वाला है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल 2025 की सर्दी आने का वक्त है, लेकिन सर्दी का मौसम आने से पहले नई चेतावनी भी आई है। पिछले कुछ सालों में मौसम लगातार बदलाव के मोड़ पर है। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखा है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन इस महीने में भी यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश का ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने आगे के लिए भी अलर्ट जारी रखा है। मौसम विभाग की माने तो 8 अक्टूबर तक यूपी के कई जिलों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है। आने वाले दिनों में तेज हवाओं की भी चेतावनी है। तो वहीं पश्चिमी यूपी की बात करें तो भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 अक्टूबर को ओलावृष्टि भी हो सकती है। एक चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से सटे हुए इलाकों में बना हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जैसा कि कुशीनगर, देवरिया और बलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है, जिसके लिए आज ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। उत्तराखंड में इस पूरे मानसून सीजन में सामान्य से 25% ज्यादा बारिश देखने को मिली। इसके पीछे कारण रहे कि प्रदेश में 10 से ज्यादा बार वेस्टर्न डिस्टरबेंस देखने को मिला। वहीं मौसम की विदाई के बाद भी प्रदेश में बारिश का दौर देखने को मिला। दशहरे के दिन भी जबरदस्त बारिश प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रही। देखिए, आगे जो हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, तो उसके अनुसार जो उत्तराखंड में वर्षा की बात करें, चाहे बर्फबारी है या वर्षा है, वो लगभग सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। जबकि जो अक्टूबर महीने में जो सामान्य से अधिक जो है वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल पूरे सीजन की बात करें, पोस्ट मानसून सीजन की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो लगभग जो है सामान्य के आसपास रह सकती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम में बदलाव महसूस किया जा रहा है। दिन का तापमान धीरे धीरे गिर रहा है और सुबह शाम ठंडक बढ़ रही है। कई जगहों पर सुबह के वक्त धुंध भी दिखाई देने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अक्टूबर के आखिर तक हल्की ठंड दस्तक दे देगी और इसके बाद सर्दी का असर लगातार तेज होता जाएगा। और अब ये माना जा रहा है कि लानिना फिर से सक्रिय होने वाला है। लानिना के सक्रियता का परिणाम ये होगा कि आने वाले दिनों में जो जाड़े का मौसम आ रहा है उसमें ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि लानिना जो है ये ठंडी हवाएं लाती हैं। और अगर हम देखें, अभी 2-3 दिन पहले जो 23 सितंबर बीता है, जिसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं, दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो आप ये समझिए कि 23 सितंबर के बाद से जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे दिन की अवधि छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी और रात की अवधि बड़ी होती जाएगी। देश में इस बार लानीना सक्रिय होने जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में सामान्य से कहीं ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार भी बारिश अनिश्चित और असामान्य रही। अब लानीना सक्रिय होने जा रहा है, जिससे उत्तर भारत में ठंड सामान्य से कहीं ज्यादा होगी। लानीना के कारण ठंडी हवाएं लंबे वक्त तक चलेंगी। दिन छोटे होंगे और धूप भी कम समय के लिए मिलेगी। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की संभावना है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा। दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत पूरे उत्तर भारत को इस बार की सर्दी कड़ी चुनौती दे सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2025-26 की सर्दी सामान्य से कहीं ज्यादा ठंडी, लंबी और मुश्किल भरी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कुल मिला जुला करके जो बरसात ज़्यादा हुई है इसके कारण, जो लानिना का ईयर होगा उसके कारण, और जो पहाड़ों पे बरसात होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज या नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण, उसके कारण तो ठंड पड़ने की संभावना आने वाले दिनों में आपकी बहुत ज़्यादा है। लानिना तब बनता है जब प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है। इससे हवाओं और जेट स्ट्रीम में बदलाव आते हैं, जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करते हैं। अमेरिका के क्लाइमेट प्रेडिक्शन के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के बीच लानीना बनने की 71% संभावना है, जबकि दिसंबर से फरवरी के बीच इसके बने रहने की संभावना 54% तक है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भी अनुमान जताया है कि अक्टूबर-दिसंबर के दौरान ला नीना बनने की संभावना 50% से ज्यादा है। तो पंजाब के IISER मोहाली और ब्राजील के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च की स्टडी में भी पाया गया कि ला नीना के दौरान उत्तर भारत में ठंडी हवाएं ज्यादा देर तक चलती हैं और शीतलहर ज्यादा दिनों तक रहेगी। यानी साफ है कि इस बार की सर्दी न केवल जल्दी दस्तक देगी बल्कि सामान्य से कहीं ज्यादा कड़ाके की, लंबी और असरदार भी होगी। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इसी तरह से धीरे धीरे अब मौसम बदलेगा और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक ठंड की शुरुआत हो जाएगी। वहीं नवंबर से सर्दी अपना पूरा असर दिखाने लगेगी और इस बार बारिश की वजह से ठंड सामान्य से ज्यादा तीव्र और लंबी होने की संभावना भी जताई गई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ दीपिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। उत्तराखंड में रैंप प्रैक्टिस को लेकर नया विवाद सामने आया है। रैंप प्रैक्टिस की महिलाओं को हिंदुवादी नेता समझाते दिखे। इस बीच दोनों तरफ से जबरदस्त तू-तू मैं देखने को मिली। देखिए, ऋषिकेश में रैंप वॉक की प्रैक्टिस को लेकर नया विवाद छिड़ा है। हिंदुवादी नेता और रैंप वॉक की प्रैक्टिस कर रही लड़कियों के बीच तू-तू मैं हो गई। दोनों लोगों के बीच में बहस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं नहीं करने दूंगा। आप अपने घर में करो। सर सॉरी सर, हम आपके कंसेंट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूं अपने घर में करोगी। आप यहाँ बैठे रहो। वो पब्लिक बता देगी। ओके सर। आप यहाँ बैठे रहो। आप यहाँ बैठे रहो। मैं कह रहा हूं यहाँ बैठे रहो। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस के दौरान एक मॉडल अपनी बात पर अड़ी रही और संगठन के एक सदस्य से भिड़ गई। हालांकि कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लायंस क्लब का अब कहना है कि उनका इरादा किसी की भी भावना को आहत करने का नहीं है। शहर की प्रतिभा को मौका देते हैं कि वो आए और परफॉर्म करें। और लायंस क्लब ऋषिकेश कभी भी किसी के पर्सनल चीजों को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता जिससे हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचे या हमारे किसी इंसान को कोई ठेस पहुंचे। दरअसल ऋषिकेश में दिवाली मेले की तैयारियों को लेकर रैंप वॉक की प्रैक्टिस कर रही युवतियों के बीच पहुंचे एक हिंदूवादी नेता ने जमकर बवाल काटा। नेताजी युवतियों को सनातन धर्म की दुहाई देते रहे, जबकि मॉडल्स ने भी नेताजी का सामना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सवाल के साथ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी, उत्तराखंड। मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा पर रोक लग चुकी है। प्रेमानंद महाराज सुबह सड़क पर पदयात्रा करते थे, लेकिन अब भक्तों को दर्शन कराने का मौका नहीं मिलने वाला है। आखिर ऐसा क्यों, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हर दिन सुबह की पदयात्रा करने वाले संत प्रेमानंद महाराज ने अब पदयात्रा पर निकलना बंद कर दिया है। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए भोर में सड़कों पर दोनों तरफ उनके भक्त खड़े रहते हैं। प्रेमानंद के स्वागत के लिए सड़क पर कोई फूल बिछाता है तो कोई रंगोली बनाता है, लेकिन पिछले 2 दिन से प्रेमानंद महाराज पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते संत प्रेमानंद जी के भक्त परेशान हैं। मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज ने अपनी सुबह की पदयात्रा क्यों बंद की, इसके पीछे की वजह भी सामने आई। दरअसल उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी गई। आपको बता देते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचन के दौरान लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। उनके एक दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में भक्त उनका इंतजार करते हैं। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। यही वजह है कि कुछ दिनों से वो सुबह की अपनी पदयात्रा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब प्रेमानंद जी की पदयात्रा रोक दी गई हो। इसके पहले भी कई बार प्रेमानंद जी की सेहत के कारण ये पदयात्रा कई दिनों तक स्थगित की जा चुकी है।
प्रेमानंद जी महाराज की ये पदयात्रा न केवल वृंदावन बल्कि देश विदेश के भक्तों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखती है। उनके अनुयायी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं ताकि फिर से संत प्रेमानंद जी महाराज पद यात्रा पर निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जौनपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना घटते घटते बच गई जब रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रही बस अचानक से ट्रैक पर फंस गई। सामने से आ रही ट्रेन भी रुक गई और फिर क्या था, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जब रेलवे क्रॉसिंग के बीच फंसी बस, यात्रियों में मचा हड़कंप, ड्राइवर परेशान। दस मिनट तक ट्रैक पर फंसी रही बस। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर जिला जौनपुर की है, जब एक बस यात्रियों को लेकर जा रही थी, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग करते वक्त ऐसा वाकया हुआ कि बस न आगे जा रही थी न ही पीछे। रेलवे क्रॉसिंग करते वक्त बस ड्राइवर को भी आभास नहीं था कि जिस बस को लेकर हर दिन वो इसी रास्ते से जाता है वो रास्ता बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रेलवे क्रॉसिंग को पार करते वक्त बस अचानक से रुक गई। ड्राइवर की परेशानी देखकर बार बार बस की आवाज सुनकर यात्री भी सकते में आ गए। अरे ये क्या हो रहा है। जैसे ही यात्रियों ने अगल बगल देखा तो पता चला कि ट्रैक पर बस फंस चुकी थी और सामने से ट्रेन आ रही है। अचानक यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने के लिए लोग उतरकर भागने लगे। रोडवेज बस को जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग के ट्रैक पर फंसा हुआ देखकर सामने से आ रही मालगाड़ी के ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। तब तक मौके पर भारी भीड़ जुट चुकी थी और इस वाकये की चर्चा भी फैल चुकी थी, क्योंकि बस के फंसे हुए 10 मिनट हो चुके थे। इस ट्रैक पर 10 मिनट तक ट्रेन भी खड़ी रही और बस भी खड़ी रही। हालांकि ट्रेन की थोड़ी दूरी थी जो साफ देखा जा सकता है। ये पूरा मामला जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र जगदीशपुर रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां पर एक बड़ी घटना होने से टल गई। फिलहाल अगले 10 मिनट के बाद बस वापस सड़क पर आ गई और इसके बाद ट्रेन भी जा सकी, लेकिन वो 10 मिनट का सफर मुश्किलों से भरा रहा। कई लोग तो इस घटना को ड्राइवर की लापरवाही बता रहे हैं। देखना होगा आगे इस मामले में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। आए दिन अलग अलग शहरों में कुत्तों के हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच बिजनौर में एक ही दिन में एक ही कुत्ते ने 2 अलग अलग बच्चों पर अटैक कर दिया। देखिए। आवारा कुत्तों के आतंक का अड्डा बना रामपुरा। मासूमों पर आवारा कुत्ते का अटैक पर अटैक। लड़के पर झपटा, मासूम को नोचकर भागा। आवारा कुत्तों के हमले की तस्वीर कोई नई नहीं है। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन आवारा कुत्तों के आतंक पर लगाम नहीं लग रही है। कभी मासूम इनका शिकार बनते हैं तो कभी राहगीर। आवारा कुत्ते तो उन पर भी हमले कर देते हैं जो सिर्फ अपने रास्ते से जाते हैं, ना इन्हें छेड़ते हैं ना परेशान करते हैं। आवारा कुत्ते के हमले की नई तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं। इस बार बिजनौर जिले का रामपुरा कुत्तों की दहशत से परेशान है। एक गली में एक ही कुत्ते ने 2 बच्चों पर अटैक किया। पहली तस्वीर आप देखिए, ई रिक्शा के पीछे से एक आवारा कुत्ता आता दिख रहा है और जैसे जैसे उसकी लाल रंग का कपड़ा पहने बच्चे पर नजर जाती है, कुत्ता तुरंत काटकर भाग गया। मौजूद लोगों ने आवाज लगाई, नहीं तो शायद कुत्ते का हमला और जोरदार होता। ये पहली तस्वीर की बात की हमने। अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, 2 मासूम उसी गली में खेल रहे हैं। दोनों बच्चों को नहीं पता था कि सामने आ रहा कुत्ता उन पर अटैक करेगा। जैसे ही आवारा कुत्ता आता है तो मासूम हटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कुत्ता झपट्टा मार देता है और काट कर भाग जाता है। आवारा कुत्तों के आतंक की हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई, ये बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरा की है और कुत्ते ने एक ही तारीख को 2 अलग अलग समय पर अटैक किया है, जिससे वहां के लोग डरे हुए हैं। फिलहाल दोनों बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। दोनों बच्चे ठीक हैं। गली के लोग चाहते हैं कि इन कुत्तों को जल्द पकड़ा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
विकासनगर नगर पालिका का एक स्ट्रीट डॉग का किस्सा इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर गाय को स्ट्रीट डॉग ने काटा तो एक साथ 22 लोगों को एंटी रेबीज के वैक्सीन लगाने पड़ गए, जिसके बाद बहस एक बार फिर से तेज है कि स्ट्रीट डॉग्स को आखिर कौन और कब संभालेगा। देहरादून से महज 35 किलोमीटर दूर विकास नगर में एक स्ट्रीट डॉग के काटने से एक गाय की मौत हो गई, जिसके बाद गाय का दूध पीने वाले 22 लोग एक साथ अस्पताल में एंटी रेबीज की वैक्सीन लगवाने पहुंच गए। हालांकि सभी लोग स्वस्थ हैं, लेकिन लोगों में डर इस बात का है कि कहीं डॉग बाइट की वजह से उन्हें कुछ न हो जाए। वेटनरी डॉक्टर बताते हैं कि रेबीज कभी भी दूध पीने की वजह से नहीं हो सकता। रेबीज हमेशा नसों में रहता है, जो चाटने या काटने की वजह से फैल सकता है। कि रेबीज का वायरस मिल्क में सस्टेन नहीं करता है, उसकी लाइफ वहाँ पर नहीं होती है। रेबीज का वायरस की फैलने की प्रक्रिया सभी लोगों को पता होती है। किसी ने बाइट करा, वो नर्व्स में जाता है और सर्वाइकल कॉलम में, नर्व्स में ही अपना स्थान बनाता है। वहीं इस केस के सामने आने के बाद देहरादून में भी डॉग बाइट के केस ने लोगों में दहशत बढ़ा दी है, जबकि पिछले 4 महीने में देहरादून नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग को लेकर जमकर एक्सरसाइज की। कुछ नियम स्ट्रीट डॉग से लेकर पेट्स ओनर तक के लिए बनाए गए, लेकिन हालात आज भी जस के तस हैं। नगर निगम के पास स्ट्रीट डॉग्स के लिए कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं है और सिर्फ नसबंदी करने तक की जिम्मेदारी रह गई। वहीं शेल्टर होम और फीडिंग जोन तो अभी तक दूर की कौड़ी बने हैं। दूसरा, नगर निगम प्रयास कर रहा है कि डॉग फीडर्स के साथ बात करके फीडिंग पॉइंट एलोकेट किए जाएं, और नगर निगम को ये बिल्कुल लगता है कि जैसे ही फीडिंग पॉइंट बनेंगे तब ये जो फाइट है लोगों के बीच में और डॉग्स के बीच में और डॉग फीडर्स के बीच में, ये बिल्कुल नलीफाई हो जाएगी। राजधानी के अलावा प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां स्ट्रीट डॉग्स आज भी लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम आज भी सिर्फ खोखले दावे ही कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में लक्सर रोड पर अचानक से हाथियों का झुंड आ गया। रात के वक्त हाथियों के झुंड को देखकर सड़क के दोनों तरफ वाहन थम गए। लक्सर रोड पर जगजीतपुर और मिसरपुर के बीच में 6 हाथियों का झुंड सड़क पार करता नजर आया। हाथियों का ये झुंड रिहायशी इलाकों की ओर से आ रहा था। वन विभाग की टीम ने हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ा। गनीमत ये रही कि इस दौरान हाथियों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वन विभाग का कहना है कि हाथियों को इस क्षेत्र में आने से रोकने के लिए एक 9 किलोमीटर लंबी सेफ्टी वॉल बनाई जाएगी। इसमें जो है स्टाफ लगातार फील्ड पर है, स्टाफ लगातार गश्त कर रहा है। जहाँ से भी सूचना मिल रही है, जिस भी ग्राम से सूचना मिल रही है हाथियों के प्रेजेंस में, स्टाफ द्वारा जो है नियमित रूप से गश्त की जा रही है और हाथियों को जो है जंगल की ओर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कासगंज में अब गंगा का जलस्तर तो कम हो रहा है, लेकिन कटान की समस्या शुरू हो गई है। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल, कई मकान, कई ट्यूबवेल गंगा में समा चुके हैं। ग्रामीण जिला प्रशासन से कटान को रोकने के लिए इंतजाम करने की मांग की है। कासगंज के गंज डुंडवारा क्षेत्र में गंगा नदी का कटान लगातार जारी है। और कटाव जारी है। अभी रोज की करीब 20 से लेके और 50 बीघा जमीन रोज कट रही है किसानों की। किस गांव का मामला है ये किसोल और कॉलोनी का मामला है। अच्छा, तो और भी गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं गंगा कटान से? ज़्यादा तो जी यहाँ पे किसोल और कॉलोनी पे ही कटाव ज़्यादा चल रहा है इस टाइम। और भी अन्य जगहों पर बताया जा रहा है कटान हो रहा है इस तरीके का? हाँ सर, पानी ज़्यादा है तो ज़रूर हो रहा होगा। फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र में एक कच्चा मकान ढह गया। हादसे में 5 लोग दब गए। मलबे में दबने से एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो फतेहपुर में एक कच्चा मकान ढह गया और 5 लोग मलबे में दब गए। मलबे में दबने से एक की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ललौली थाना के गोज गांव की ये घटना बताई जा रही है। कानपुर में ट्रेन पर चढ़ते वक्त एक महिला गिर गई। आरपीएफ दरोगा
शिव नरेश ने महिला यात्री की जान बचाई है। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। आरपीएफ दारोगा शिव नरेश ने महिला यात्री की जान बचाई है। तो देख सकते हैं आप, ये सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है तस्वीर। आरपीएफ दारोगा ने महिला की किस तरह से जान बचाई। कानपुर में ट्रेन में चढ़ते वक्त एक महिला गिर गई, हादसा हो गया और उस हादसे पर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए कैसे इस दारोगा ने महिला की जान बचाई है, आप देख सकते हैं। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की गार्ड लॉबी जंग का मैदान बन गई। यहां पर रेलवे स्टेशन पर दो गार्ड्स के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट का वीडियो सामने आया। इसके बाद रेलवे के आला अफसरों ने मारपीट करने वाले दोनों गार्ड्स को सस्पेंड कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध रामनगर अब एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी जाना जाएगा। यहां पर देश की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग के साथ साथ रोप जंप का भी पर्यटक लुत्फ उठा सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनगर के ढिकुली में एडवेंचर एक्टिविटी का नया केंद्र शुरू हुआ है, जहां आप देश की सबसे ऊंची बंची जंप से छलांग लगाकर रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। बंची जंप प्लेटफॉर्म से 135 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा यहां 104 मीटर की रोप जंप, ज्वाइंट स्विंग और फ्री स्टाइल जंपिंग के रोमांच से भी आप रूबरू हो सकते हैं। इसमें 4 एक्टिविटीज हैं: जायंट स्विंग, फ्री स्टाइल जंप, रूफ जंप एंड इंडियाज हाईएस्ट जंप। रूफ जंप इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, जो हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। और जो हमारे पास बंजी मास्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। This is 101 meters with a roof of 104 meters. It's India's first roof jump. It's absolutely stunning views. This has got to be one of the most beautiful sights in the world. पर्यटक भी यहां आकर रोमांच का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की माने तो ये एक्टिविटी उन्हें वाइल्ड लाइफ के साथ रोमांचित कर रही है। वहीं इस नई शुरू हुई एक्टिविटी से पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह की एक्टिविटी शुरू होने से यहां पर्यटन के कारोबार को पंख लगेंगे। तो आज वही मैं हिम्मत और साहस को अपनी परखने के लिए आज यहाँ जिम कॉर्बेट आया और मुझे बहुत ही अच्छा एक ऑसम एक्सपीरियंस अनुभव हुआ कि मैंने कभी जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि मौत को छू करके आप आते हो और फिर जिंदा बच जाते हो। जी बहुत, मैंने बैक टू बैक 2 बंजी करी है यहाँ से सर। ये सबसे ऊंची जंपिंग की साइट है, तो निश्चित रूप से जो एडवेंचर और रोमांच के जो प्रेमी होते हैं उनके लिए एक अच्छा कदम है। अब कॉर्बेट जो आता है वो एक सफारी करने के बाद या 2 सफारी करने के बाद उसके बाद खाली समय रहता है, तो ऐसे समय में रोमांच का जो अनुभव करने वाले लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये खुशखबरी है। बाघों के लिए मशहूर कॉर्बेट में पर्यटक सफारी के साथ ही एडवेंचर एक्टिविटी का भी आनंद ले सकेंगे और रोमांच के साथ ही वन्य जीवों का भी दीदार कर सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।